नमस्कार दोस्तों, कविता तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के उन सभी पीवाईक्यू को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आज की क्लास में हम आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले छायावाद युग के पीवाईक्यू को हम करने की कोशिश करेंगे। उनके एक एक प्रश्न को देखेंगे और बार बार तथ्यों की रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है तथ्य याद रहे और परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं छायावाद युग के अंतर्गत आने वाले सभी पीवाईक्यू जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2005 के अंतर्गत छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया। तो आप सभी को पता है, मुकुटधर पांडे जी ने जो है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब यहाँ पर देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो करने वाले कौन विद्वान हुए हैं, मुकुटधर पांडे जी। छायावाद सिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के जो श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। श्री शारदा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझ के साथ जो है बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावाद कविता माना जाता है। कई बार ये कविता भी पूछी जाती है परीक्षा में कि कुकरी के प्रति किसकी कविता है या किसकी प्रथम छायावादी कविता मानी गई है। तो मुकुटधर पांडे जी की ये कविता है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है कुकरी के प्रति, किस पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कविता है मुकुटधर पांडे जी की। तो आंसर होगा सरस्वती पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समस्त हिंदी साहित्य जगत में इसे स्वीकार भी किया गया है कि इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित है। सन 1916 में इसकी पहली कविता पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ और इनकी प्रमुख कृतियां शैलबाला 1916, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1918 और मामा आदि जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो मुकुटधर पांडे जी की इन सभी रचनाओं को भी एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना है, ध्यान रखने है। कुकरी के प्रति जो है उनकी काफी प्रसिद्ध कविता हुई है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अभी हमने पढ़ा था मुकुटधर पांडे जी ने। पीजीटी केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत भी पूछा गया प्रश्न है 2015 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावाद युग का जो प्रवर्तक है वो नाम आएगा हमारा जयशंकर प्रसाद जी का। और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडे जी रहे। सभी प्रश्नों को जो है देखते हुए चलना है कि इनमें क्या डिफरेंट है, क्या प्रश्न पूछा गया है। जल्दबाजी में हमें आंसर को नहीं लगाना है। छायावाद शब्द का अगर पूछा जाए तो मुकुटधर पांडे जी, और छायावाद युग का जो प्रवर्तक कर्ता कौन माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। पूछा गया है, बताया गया है कि छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद चला हुआ है और डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला जी की जो जूही की कली नामक जो 1916 में प्रकाशित रचना हुई के साथ इस युग के प्रवर्तक जो है महाप्राण निराला जी को मानता है। तो यानी कि गंगा प्रसाद पांडे जी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक पूछा जाए तो निराला जी का नाम आएगा, और सर्वमान्य तौर पर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा। और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, महापुराण की जो है संज्ञा किसे दी जाती है, छायावाद के किस कवि को
दी जाती है तो निराला जी का नाम आएगा। और ये पूछ लिया जाए महाप्राण की संज्ञा जो है किसके द्वारा दी गई या किन्होंने कहा, तो नाम आएगा डॉक्टर गंगा प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। छायावाद का जो काल 1918 से लेकर 1938 तक का माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की जो रचना है झरना से इस युग की शुरुआत मानते हैं। चूंकि इस युग में प्रसाद जी का आगमन पहले हुआ, छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है। अतः जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और एक रचना है छायावाद की जयशंकर प्रसाद जी की, जिसका नाम है झरना, 1918। तो इसी रचना से जो है छायावाद की शुरुआत मानी गई है, इनकी जयशंकर प्रसाद जी की झरना से। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की इनमें से जो है पहली रचना झरना मानी जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल के अंतर्गत हमें छायावाद के अंतर्गत ही जो है रहस्यवाद देखने को मिलता है, रहस्यवाद की भावना हमें मिलती है। तो ये विशेषता छायावाद की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति के व्यापक अर्थ में। अगर ये कथन पूछ लिया जाए किसके अनुसार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगर छायावाद की परिभाषा पूछी जाए शुक्ल जी के अनुसार, तो आपको यही जो है परिभाषा देखने को मिलेगी। तो अगर किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में 2015 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। छायावाद की हमें रहस्यवाद की भावना तो देखने को हमने अभी पढ़ा ही था कि रहस्यवाद की भावना देखने को मिलती है छायावाद के अंतर्गत। और अन्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं छायावाद के अंतर्गत, ये हमें देख लेना है। तो सबसे पहले बात करें विशेषण विपर्य की, और स्वच्छंदता, भावावेश और मूर्ति विधान, ये तीनों की तीनों जो है विशेषताएं हमें छायावाद के अंतर्गत देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। लेकिन इतिवर्तात्मक जो व्याख्या आख्यान दिया गया है उसकी जो विशेषता है ये इतिवर्तात्मकता की, ये जो विशेषता है हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो देख लेते हैं। छायावाद छायावाद के अर्थ निर्धारण करने के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्य, व्याकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने छायावाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। और छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उल्लेख भी मिलता है। इतिवर्तात्मकता जो है हमें कहाँ पर मिलती है, द्विवेदी युग की अंतर्गत देखने को मिलती है। द्विवेदी युग की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। तो किस युग के अंतर्गत कविताओं की क्या विशेषताएं रही हैं,
यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है परीक्षाओं में, तो आपको सभी काल वाइज जो है उनकी विशेषताओं को भी देखते हुए ध्यान रखते हुए चलना है। किस युग के अंतर्गत किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, क्या क्या विशेषताएं रही, तो आपको सभी तथ्यों को ध्यान से समझना है। तो चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली हमें जो है किस युग के अंतर्गत कविता की विशेषताओं में मिलती है, तो ये पीजीटी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर होगा हमारा छायावाद। छायावाद के अंतर्गत ये विशेषताएं हमें मिलती है। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम जब देखें, छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गे तथा संगीतात्मक है। चित्रमय कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव व सरस बना दिया है। पर भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली को संवारने, इसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उनकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का श्रेय इस युग को ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि छायावाद में वक्रता का विभव मिलता है, पश्चात के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। छायावाद वक्रता का विभव मिलता है, पश्चात के किस काव्य में निम्नलिखित में से इसका उत्कर्ष मिलता है, तो आंसर होगा हमारा अभिव्यंजना। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य में गरिमा अपरिमित, जो अभिव्यंजना की दृष्टि से छायावाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक व पूर्ण अंत साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रधानों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। और प्रसाद के काव्य में ध्वनि रीति गुण वक्रोक्ति औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आशु में जो रचना आशु रचना है प्रसाद जी की, इसमें प्रसाद की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अंतर विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्युता झलकती है। मूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद जी की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई है। परंपरा से कटकर और परंपरा से हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद जी ने अपनी कविता में भाव भूमि का निर्माण किया है। तो सभी जो है विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है प्रसाद की कविताओं की। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, जो कि पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत पूछा गया 2015 का प्रश्न है। तो देख लेते हैं आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक वृत्ति क्या है। आधुनिक काल तीसरा उत्थान यानी कि छायावाद। प्रथम उत्थान क्या आएगा, भारतेंदु युग। द्वितीय उत्थान आ जाएगा हमारा द्विवेदी युग। और तृतीय उत्थान आ जाएगा छायावाद युग। जो तीसरे उत्थान की बात पूछी हुई है, तो तीसरे उत्थान के अंतर्गत प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति यहाँ पर पूछी हुई है, तो आंसर होगा हमारा छायावाद। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान तृतीय उत्थान चतुर्थ उत्थान इस प्रकार से इनका कालखंड किया गया है, तो ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, गद्य और काव्य खंड। दोनों खंडों को 2-2 प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विलिखित है। काव्य खंड में 2 प्रकार के प्रकरण हैं। कौन कौन से, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई काव्य धारा के अंतर्गत नई धारा के अंतर्गत जो है 3 उत्थान दिए गए हैं, प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। और काव्य खंड के दूसरे प्रकरण में तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से जाना
गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद ने जो महाकाव्य लिखा है कामायनी, उसमें 15 सर्ग हैं। इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है। मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता की विजयनी बनाने का संदेश इसे यहाँ से हमें मिलता है। यह रूपक का कथा काव्य भी है। इनकी यह कीर्ति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी के ताजमहल के समान मानते हैं। यानी कि किस कामायनी को हिंदी के ताजमहल के समान किसने माना है? ये आंसर होगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले विद्वान शांति प्रिय द्विवेदी जी रहे हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 की जो ये रचना है खड़ी बोली में लिखी गई छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी की जो 27 कृतियां उन्होंने लिखी, इसमें प्रमुख है परिचय, नीरव हिमानी हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, शमी की धरातल, जीवन यात्रा, परिवार, जग की प्रजा, वृत्तांत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन व स्मृति और कीर्तियां। ये जो है इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 27 कीर्तियां इनके द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। कामायनी के सभी पात्र जो है किसी न किसी चीज के प्रतीक है। तो आपको बताना है कौन किसका प्रतीक है। कामायनी में मनु जो है मन का प्रतीक है। मनु श्रद्धा और ईरा कर्मशः। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईरा जो है बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी की मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक काव्य है। इनकी प्रधान पात्र जो है श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम जो है कामायनी भी पड़ा है। और जयशंकर प्रसाद ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम ही कामायनी रखा है। इनकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक मतलब किसका प्रतीक है? तो आपको पता ही है कामायनी की जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी ऐसी रचना है जिसे पहले ब्रजभाषा में लिखा गया और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो वो रचना है इनकी प्रेम पथिक रचना जो है पहले खड़ी बोली में ब्रज भाषा में लिखी गई और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो प्रेम पथिक 1913 पहले ब्रज भाषा में लिखी गई किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश भी किया है तथा आशु के 64 छंद और जोड़ दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उर्वशी 1909 की रचना है इनकी। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य भी 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, व वाहन जो है 1911, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918 जहां से छायावाद की शुरुआत मानी गई है, आशु 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935 है। कमायनी इनका
एक महाकाव्य है। खड़ी बोली का आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न नंबर 15 में देखे आशु है। आशु एक प्रकार से जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया वीर है काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आशु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया विरह काव्य है। इसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला विषाद और वेदना का इजहार किया गया है। स्मृति के रूप में प्रसाद 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य, परिभ्रम कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके का। इन 3 वस्तुओं का उल्लेख यहाँ पर जो है आशु में किया गया है स्मृति के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। जयशंकर प्रसाद की कीर्ति किस विकल्प में है? तो जयशंकर प्रसाद की कीर्ति हमें किस विकल्प में देखने को मिलती है? तो आंसर है हमारा झरना, आशु, लहर, कमाइनी। सॉरी भाई, झरना, आशु, लहर, ध्रुव, स्वामी, स्कंदगुप्त, ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। निर्जर, ये संध्या गीत, ये रचना पद के साथ ही महादेवी जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी के अंतर्गत ही आती है। ये रचनाएं जो है परिमल की टीका प्रबंध तुलसीदास हमें निराला जी की देखने को मिलती है। उसके बाद पल्लव गुंजन युगांत और युगवाणी, ये जो है छायावाद के अंतर्गत सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। तो झरना, लहर, कमाइनी और स्कंदगुप्त, ये रचनाएं हमें जयशंकर प्रसाद की देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है? तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और तितली भी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कीर्ति है। लेकिन चारों चंद लेख जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। चार चंद लेख, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख और अन्य रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास पोथा, कुटुच, विचार परवा, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी और तितली जयशंकर प्रसाद जी की ये रचनाएं हैं। और हजारी प्रसाद की रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर नामक कीर्ति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य व पर स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने संभाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जुड़े हुए ये 3 तथ्य आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कीर्ति कौन सी नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में है पूछा हुआ है या फिर नहीं पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से के प्रश्नों में आप काफी कंफ्यूजन हो जाता है और जल्दबाजी में हम प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, ये पूछा गया है। तो कानन कुसुम हमने जयशंकर प्रसाद की रचना देखी थी। चरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और कमाइनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन दीप शिखा जो रचना है वो महादेवी जी की है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और तथ्य जब हम देखें तो दीप शिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक,
जो कि पहले ब्रजभाषा में लिखी गई और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। वो वंश कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो आपको बताना है। तो यामा महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई रचना है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। दीपशिखा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है और नीरजा भी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। लेकिन आंगन के पार द्वार जो है महादेवी वर्मा जी की नहीं रहा है, बल्कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है ये। अज्ञे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं, बल्कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे की अन्य प्रमुख रचनाएं है हरि ओ करुणा परदा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, ये पूर्वा, सुनहले सवाल, सुनहले सेवाल और कितनी नावों में कितनी बार, काफी बार पूछा गया है प्रश्न है ये। आवारा, अहेरी, इत्तेलम, चिंता, पहरे में सन्नाटा, पहले पहरे नहीं आएगा भाई, पहले आएगा, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। महादेवी वर्मा की मुख्य काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांत्वगी, दीपशिखा, तप, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय इत्यादि। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, जिसमें 47 गीत संकलित है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को वृहत चतुर्थी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित भी किया गया है और इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जाता है महादेवी वर्मा जी की जो सबसे पहली रचनाएं कहाँ पर प्रकाशित हुई, तो चांद पत्रिका में। आगे बढ़ती हूँ। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सैकेसेरिया व मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ व भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। यह आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी और बाद में ये खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी। ये कुशल चित्रकार भी है। तो ये पूछा जा सकता है कि छायावाद युग के अंतर्गत कौन सा कवि एक कुशल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, तो महादेवी वर्मा जी का ही नाम आएगा। और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। यामा रचना पर जो है 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। छायावाद युग के अंतर्गत आने वाले कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि काफी समय बाद आज की क्लास हमारी हो रही है, तो इसलिए हम थोड़ी लंबी लंबी क्लास लेकर के थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को सभी PYQ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। निहार की रचना किसने की है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांत्वगी, इन सभी रचनाओं के रचनाकार जो है महादेवी वर्मा जी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसमें 47 कविताओं को संकलित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। सप्तपर्णा किसकी कीर्ति है, सप्तपर्णा भी महादेवी वर्मा जी की कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कौन सा कवि छायावादी नहीं है, जो ये छायावाद युग के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता। निराला, प्रसाद जो है, पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख कवि हुए हैं छायावाद युग के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर जो जायसी है ये सूफी कवि है। सूफी भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में सूफी कवि में शामिल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24।
छायावाद के प्रमुख कवियों में इसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक हुई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और तथ्य। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है और इसमें विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा जी ने दुख को केवल अभिव्यक्त जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के पश्चिम में तो अथक और अमर साधना में विश्वास करती है। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं की है। वे मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, अमरता उसमें मानती है, अमरण त्योहार। तो ये भी पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता राग कहकर छायावाद का विरोध करने वाला जो है महादेवी वर्मा जी ही हुई है। तो छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा है, छायावाद सुथिल की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ है और छायावाद में कोई रूढ़िगत अध्यात्म व वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देखकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया था और इसी से उसे यथार्थ रूप ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अगर ये पूरा का पूरा कथन पूछ लिया जाए छायावाद के संदर्भ में, जो ये पंक्तियां है, ये बातें हैं, ये किसके द्वारा कही गई? तो महादेवी वर्मा जी का नाम आएगा। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अंत में अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है लाने में मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? ये कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये, मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर, इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा समाज कल्याण की भावना में संप्रयुक्त रहा है और वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी की जलीदीप शिखा से करती है तो वहां अध्यात्म साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, यह दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को अवलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद व मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती है कि दुखवर्ती निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंग श्रुति में तिमिर में स्वर्ण बेला। तो ये पंक्तियां भी पूछ ली जाए तो महादेवी वर्मा जी पंक्तियां है, ये आपको ध्यान रखना। इससे कोई भी पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 देखें तो हिंदी काव्य को आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है कहा जाता है महादेवी वर्मा को। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, वही संपूर्ण महादेवी की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावाद युग के ही प्रश्नों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की परीक्षा में कई बार पंक्तियां पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। टीजीटी परीक्षा 2005 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है कि निराला की कविता कवि जो है राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा पर कीर्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। कीर्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना की और मिथक काव्य रचना है ये एक। और निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता मानी जाती है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपत्व पहचान का प्रतिफलन है और यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय संघर्ष व आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। ये प्रश्न भी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निराला की कौन सी रचना में हमें जो है निराला के रचनात्मक संशय संघर्ष व आत्म बलिदान की कहानी देखने को मिलती है, तो वो रचना होगी राम की शक्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का अधिक प्रभाव है। अभी हमने देखा कीर्तिवास रामायण। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। कला और बूढ़ा चांद नामक जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त है। पंत जी की अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, उत्तरावाणी, चितमरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य इत्यादि पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी की प्रमुख रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। कुछ और तथ्य जब हम देखें, पंत जी की कीर्ति लोकायतन एक प्रबंध काव्य है और 1960 में पंत जी ने कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। लोकायतन पर सोवियत लैंड और चिदम्बरा रचना पर जो है इन्हें 1968 में चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पंत जी की जो ग्राम्य रचना है वो ग्राम्य कीर्ति का जो संबंध है वो ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी की ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया गया है और युगवाणी में मार्क्स और गांधीवाद की सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। पंत ने अपनी पहली कविता गिरजे के घंटा जो रचना है उनकी जो उसका प्रकाशन 1916 में हुआ। गुंजन को इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है पंत जी की अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गुंजन। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। चिदम्बरा जो रचना है उसके रचनाकार पंत जी है और इस रचना पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को ही मिला है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। पंत की ग्राम्य कीर्ति का संबंध बताइए। तो पंत की जो ग्राम्य कीर्ति है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। लोकायतन की रचना किसने की। तो लोकायतन जो है पंत जी की रचना है जो जिसमें इसे सोवियत लैंड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है पंत की पहली रचना कौन सी है। सॉरी भाई, गिरजे का घंटा जो है पंत की पहली रचना मानी जाती है, गिरजे का घंटा। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कुछ और अन्य तथ्य इस प्रश्न से संबंधित नहीं दिए गए भाई। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है
पंत जी की जो सुप्रसिद्ध कविता है परिवर्तन, उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पल्लव। पल्लव में जो पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो हिंदी के कवि रहे हैं वे है पंत जी। इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हम जब देखें तो सुमित्रानंद पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है। फिर भी इनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर सुमित्रानंद पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में परिवेष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, गीत हंस, स्वर्णम चक्र और समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अर्थात ये भी पूछा जा सकता है कि पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है, तो इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से और नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। छायावाद युग के और जितने भी हमारे बचे हुए PYQ है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही छायावाद युग के बाद हम जो है शुरुआत करेंगे प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद के प्रश्न को भी हम जो है PYQ को नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से थोड़ी लंबी क्लास लेकर के हम सभी PYQ को संपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।